सब्सक्राइब कीजिए आर के लर्निंग चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एजुकेशनल साइकोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चंस को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, हमारे सीटेड टारगेट सीरीज का ये थर्ड पार्ट है जिसमें हम चैप्टर वाइज आपके क्वेश्चंस को करते चल रहे हैं। फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आएगी, तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। आइए फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 16। हम 15 तक के क्वेश्चंस इसके प्रीवियस पार्ट में कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप उसे चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, एजुकेशन साइकोलॉजी इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स। जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो उन्मुख है, किसकी तरफ उन्मुख है वो हमें बताना है। ऑप्शंस देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन ए है हमारी द स्टडी ऑफ द पेक्युलियरिटीज ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन। जो व्यक्तिगत बच्चों की विशेषताएं होती है उनका अध्ययन करना। ऑप्शन बी है द एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ साइकोलॉजी। जो आपके कक्षा कक्ष में समस्या समाधान के लिए मनोविज्ञान की तकनीकें होती है या सिद्धांत होता है उनका प्रयोग करना। ठीक है, टू द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द क्लासरूम। मतलब कक्षा में समस्या समाधान के लिए मनोविज्ञान की तकनीकों और सिद्धांतों का प्रयोग करना। ये आपकी ऑप्शन बी है। ऑप्शन सी है आपकी द फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस एंड थ्योरीज रिलेटिव टू एजुकेशन प्रैक्टिस। मतलब कि शैक्षिक अभ्यास के संदर्भ में सिद्धांतों और परिकल्पनाओं को तैयार करना। हाइपोथेसिस एंड थ्योरीज की फॉर्मुलेशन करना। ठीक है, एंड ऑप्शन डी है आपकी द डेवलपमेंट ऑन द पार्ट ऑफ द चाइल्ड ऑफ रियलिस्टिक गोल्स एंड इफेक्टिव प्लान्स फॉर देयर अटेनमेंट। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में देखिए हमसे पूछा क्या है, एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में पूछा है। ठीक है, एजुकेशन साइकोलॉजी इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स, तो किसकी तरफ उन्मुख है, हमारी ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी। द एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ साइकोलॉजी टू द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द क्लासरूम। जो कक्षा कक्ष होता है उसमें समस्या समाधान के लिए मनोविज्ञान की तकनीकों और सिद्धांतों का प्रयोग करना। इसकी तरफ हमारी एजुकेशन जो शैक्षिक मनोविज्ञान होता है वो उन्मुख होता है। क्योंकि देखिए, जब टीचर क्लासरूम में स्टूडेंट्स को टीचिंग कराता है तो उस दौरान जो भी कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि वहां पर स्टूडेंट्स में डिफरेंशिएट होता है, अलग अलग उनकी व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, अलग अलग उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो क्लास में सारे बच्चे उस एक ही टॉपिक को, एक ही टाइप के नॉलेज को एक जैसा गेन नहीं करते हैं, मतलब एक जैसा नहीं सीखते हैं। तो अलग अलग बच्चों की अलग अलग योग्यताओं को देखते हुए, उनके इंटरेस्ट को देखते हुए, उनकी विभिन्नताओं को देखते हुए, उनकी कैपेबिलिटीज को देखते हुए हम जिस टेक्निक को, जिस मेथड को अपनाते हैं वो हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंतर्गत आता है। फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन में भी यही पूछा है कि एजुकेशन साइकोलॉजी जो ओरिएंटेड है वो किसके लिए है। ठीक है, किसकी तरफ उन्मुख है, तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारी कक्षा कक्ष में प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी समस्याओं के समाधान के लिए, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए जो मनोविज्ञान होता है उसकी तकनीकों और सिद्धांतों का प्रयोग करना, इसकी तरफ हमारा शिक्षा मनोविज्ञान उन्मुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, द प्राइमरी एम ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज। जो हमारा शैक्षिक मनोविज्ञान होता है उसका प्राथमिक उद्देश्य हमें बताना है, उसका प्राइमरी एम क्या रहेगा। ऑप्शंस देखिए, टू कंट्रीब्यूट टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ साउंड एजुकेशनल प्रैक्टिसेस। जो गहन शैक्षिक अभ्यास है उसकी समझ के लिए योगदान देना। ऑप्शन बी है हमारी टू प्रोवाइड द टीचर विद ए ग्रेटर एप्रिसिएशन ऑफ हिज रोल इन द एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड। ऑप्शन सी है हमारी टू प्रोवाइड द एकेडमिक बैकग्राउंड एसेंशियल फॉर इफेक्टिव टीचिंग। ऑप्शन डी है हमारी टू प्रोवाइड ए थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क फॉर एजुकेशनल रिसर्च। तो फ्रेंड्स, हमारी ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी, टू कंट्रीब्यूट टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ साउंड एजुकेशनल प्रैक्टिसेस। जो शैक्षिक मनोविज्ञान है उसका प्राथमिक उद्देश्य यही रहेगा, गहन शैक्षिक अभ्यास की समझ के लिए योगदान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी ऑल एजुकेशन इज।
जो मनोविज्ञान है उसके अनुसार सभी शिक्षा है क्या है वो हमें बताना है। ऑप्शंस देखिए, ए है डेलिब्रेट यानी कि जानबूझकर, ऑप्शन बी है हमारी फंक्शनल यानी कि कार्यात्मक, ऑप्शन सी है हमारी प्रपोजिव यानी प्रयोज्य के अनुसार, और ऑप्शन डी है हमारी सेल्फ एजुकेशन यानी कि स्वयं शिक्षा। क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है फ्रेंड्स, देखिए साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हमें एजुकेशन को बताना है कि सारी जो एजुकेशन है, ऑल एजुकेशन, वो क्या है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सेल्फ एजुकेशन। ठीक है, स्वयं शिक्षा। शिक्षा क्या है? स्वयं शिक्षा। तो फ्रेंड्स कोई भी एजुकेशन है उसको हम सेल्फ एजुकेशन की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो ट्राई करनी होती है वो लर्नर को करनी होती है। जो सीखने वाला होता है उसका स्वयं का प्रयास होता है किसी भी शिक्षा के लिए। तो अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी हमारा आंसर सेल्फ एजुकेशन, स्वयं शिक्षा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज ए स्टडी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग हैज बीन गिवन बाय, किसके द्वारा दी गई है? शिक्षण और अधिगम के अध्ययन के लिए सबसे बेहतर जो शैक्षिक मनोवैज्ञानिक परिभाषा है वो किसके द्वारा दी गई है, किसने इसको दिया है, वो हमें बताना है। ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन ए है हमारी डब्ल्यू कॉल्सनिक, ऑप्शन बी है जेम्स रोज, ऑप्शन सी है हमारी चार्ल्स ए स्किनर, और ऑप्शन डी है हमारी एन.आई. मन। तो फ्रेंड्स हमारी ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी, स्किनर। जो चार्ल्स ई स्किनर है इन्होंने सबसे बेस्ट, जो सबसे बेहतर है शैक्षिक मनोविज्ञान की, वो परिभाषा हमें दी है, और ये किस लिए दी गई है? शिक्षण और अधिगम के प्रॉपर अध्ययन के लिए। ठीक है, ओके, तो हमारी ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, चार्ल्स ई स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हु सेड दिस द बाउंड्रीज ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी आर अनलिमिटेड एंड चेंजिंग। ठीक है, क्या पूछा? देखिए शैक्षिक मनोविज्ञान का दायरा असीमित, अनलिमिटेड एवं गतिशील है, डायनामिक है। तो क्या पूछा हमसे? देखिए शैक्षिक मनोविज्ञान का दायरा असीमित व गतिशील है, यह किसने कहा है, किसके द्वारा कहा गया है, वो हमें बताना है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारी विलियम जेम्स, बी गेट्स, ऑप्शन सी है हरलॉक, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स हमारी ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। गेट्स के द्वारा ये डेफिनेशन दी गई है कि शैक्षिक मनोविज्ञान का दायरा असीमित व गतिशील है। फ्रेंड्स हम लोग जो ये मेन डेफिनेशंस कर रहे हैं ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए इन क्वेश्चंस में हमने मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशंस को सिलेक्ट किया है जो अक्सर पूछ ली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, जनरल साइकोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी आर डिसिमिलर इन दैट एजुकेशनल साइकोलॉजी। क्वेश्चन है हमारा मनोविज्ञान व शैक्षिक मनोविज्ञान दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, इनमें कोई सिमिलरिटी नहीं है। शैक्षिक मनोविज्ञान में क्या होता है वो हमें बताना है। ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, इज कंसर्न विद द चाइल्ड एंड नॉट विद द अडल्ट, ये बच्चों से संबंधित है, वयस्कों से नहीं। तो ऑप्शन ए हमारी यहाँ पर रॉन्ग दी गई है। ऑप्शन बी है हमारी इज कंसर्न विद द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग, जो अधिगम के अनेक पहलू होते हैं उनसे संबंधित है। तो हमारे ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी। किसके बारे में पूछा फ्रेंड्स? शैक्षिक मनोविज्ञान के। और देखिए यहाँ पर क्या बताया गया, यह अधिगम के अनेक पहलुओं से संबंधित है। is concerned with the various aspects of learning. So option B is our correct answer. Next question देखिए friends, who is the father of experimental psychology? जो हमारा प्रायोगिक मनोविज्ञान है इसके जनक कौन है, फादर कौन कहे जाते हैं, वो हमें बताना है। ऑप्शंस देखिए, ए है हमारे बोरिंग, ऑप्शन बी है हल, ऑप्शन सी है वुंड, ऑप्शन डी है टालमैन। तो ऑप्शन सी हमारी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी। वुंड जो है उनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी कहा जाता है, प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है वुंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, वेयर वाज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी लेबोरेटरी सेटअप? जो सबसे पहले प्रायोगिक प्रयोगशाला थी वो कहाँ पर लगी थी, कहाँ पर वो सेटअप की गई थी, वो हमें बताना है। ऑप्शंस देखिए, फर्स्ट है हमारी बर्लिन, सेकंड है हमारी बोस्टन, ऑप्शन सी है हमारी फ्रैंकफर्ट, और ऑप्शन डी है लिपजिंग। तो ऑप्शन डी हमारी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी, लिपजिंग। ठीक है, जो लिपजिंग है वहां पर सबसे पहले प्रायोगिक प्रयोगशाला को सेटअप किया गया था, इसको सिचुएटेड किया गया था। ऑप्शन डी हमारी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, विच मेथड हैज मेड एजुकेशनल साइकोलॉजी ए साइंस?
किस विधि ने शैक्षिक मनोविज्ञान को एक विज्ञान बना दिया, एक साइंस का रूप दिया है। हमें उस मेथड को बताना है, उस पद्धति को बताना है जिसकी वजह से शैक्षिक मनोविज्ञान जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है उसको एज ए साइंस देखा जाने लगा, माना जाने लगा। ऑप्शंस देख लेते हैं फ्रेंड्स। ए ऑप्शन है हमारी ऑब्जर्वेशन मेथड यानी कि अवलोकन विधि। ऑप्शन बी है क्लिनिकल मेथड यानी नैदानिक विधि जिसमें समस्याओं का समाधान किया जाता है। ऑप्शन सी है आपकी सर्वे मेथड जहां पर सर्वे पद्धति को यूज किया जाता है किसी भी नए नॉलेज को, किसी भी नए प्रिंसिपल को स्थापित करने के लिए वहां पर आप सर्वे पद्धति को अपनाएंगे तो ये आपका सर्वे मेथड हो जाता है। ऑप्शन डी है आपकी एक्सपेरिमेंटल मेथड यानी कि प्रायोगिक विधि। तो फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन में पूछा कि एजुकेशनल साइकोलॉजी को एज ए साइंस देखा जाने लगा, माना जाने लगा, कौन से मेथड के द्वारा हमें उस मेथड को सिलेक्ट करना है। और साइंस यानी विज्ञान जो हमारा होता है वो एक्सपेरिमेंट पर ही बेस्ड होता है। तो हमारी यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, प्रायोगिक विधि। जो एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है इसकी वजह से एजुकेशनल साइकोलॉजी को एज ए साइंस माना जाने लगा। ठीक है, इसको एक विज्ञान का रूप दिया गया क्योंकि यहाँ पर हम किसी भी चीज को एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूव करके उन प्रिंसिपल्स को, उन रूल्स को, जो भी सिद्धांत हम बना रहे हैं हम उनका प्रयोग करके प्रायोगिक पद्धति से एक वस्तुनिष्ठ तरीके से, एक ऑब्जेक्टिव तरीके से, वस्तुनिष्ठ और विश्वसनीय तरीके से अपनी किसी भी चीज को हम प्रूव करते हैं। किसी भी नई चीज को फैक्ट पर बेस्ड करके यानी तथ्यों पर आधारित और वस्तुनिष्ठता के साथ पूरे एक्सपेरिमेंट के साथ जब उसे प्रस्तुत किया जाता है तो वो हमारा साइंस का रूप ले लेता है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी को एक्सपेरिमेंटल मेथड की वजह से साइंस का रूप इसे माना जाने लगा। तो ऑप्शन डी हमारी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी, प्रायोगिक विधि के द्वारा शैक्षिक मनोविज्ञान को विज्ञान बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, द ओल्डेस्ट मेथड इन साइकोलॉजी इज, कौन सा है वो हमें बताना है। क्या बताना है, देखिए सबसे पुरानी जो पद्धति है साइकोलॉजी की वो हमें बतानी है। तो फ्रेंड्स देखिए आपकी ऑप्शन ए है इंट्रोस्पेक्शन यानी कि आपकी अंतर्निरीक्षण विधि। ठीक है, ऑप्शन बी है आपकी ऑब्जर्वेशन यानी आपकी अवलोकन विधि। ऑप्शन सी है केस स्टडी जिसमें आप व्यक्तिगत अध्ययन करते हैं और ऑप्शन डी है क्लिनिकल मेथड जिसे हम निदानिक विधि भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी देखिए ऑब्जर्वेशन, केस स्टडी और क्लिनिकल मेथड ये तीनों ही हमारी प्रेजेंट की मॉडर्न मेथड्स हैं। ठीक है, हमारी ओल्डेस्ट मेथड क्या हो जाएगी, इंट्रोस्पेक्शन जो अंतर्निरीक्षण की विधि होती है वो साइकोलॉजी की सबसे पुरानी पद्धति मानी जाती है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, इंट्रोस्पेक्शन एज ए मेथड स्टैंड्स रिजेक्टेड बाय, जो अंतर्निरीक्षण पद्धति थी हमारी जिसे ओल्डेस्ट साइकोलॉजी मेथड भी कहा जाता है, इसको विधि के रूप में किसने रिजेक्ट कर दिया, किसने नकार दिया वो हमें बताना है, किसके द्वारा इसे नेग्लेक्ट किया गया। ऑप्शंस देखिए, ए है फंक्शनल स्कूल जो प्रकार्यवादी स्कूल है इसके द्वारा। ऑप्शन बी है बिहेवियरिस्ट यानी कि व्यवहारवादियों के द्वारा। ऑप्शन सी है हमारी साइको एनालिस्ट्स जो कि आपके मनोविश्लेषणवादी हैं उनके द्वारा रिजेक्ट किया गया। ऑप्शन डी है हमारे गेस्टाल्टिस्ट यानी जो गेस्टालवादी हैं उनके द्वारा इस विधि को नकार दिया गया। तो फ्रेंड्स हमारी ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी, व्यवहारवादियों के द्वारा जो अंतर्निरीक्षण की पुरानी पद्धति थी हमारी एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंतर्गत उसको विधि के रूप में एज ए साइकोलॉजी मेथड के रूप में मानने से इन्होंने इनकार कर दिया। ऑप्शन बी हमारी करेक्ट हो जाएगी, व्यवहारवादियों ने। यहाँ पर इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन मेथड की बजाय जो प्रैक्टिकल मेथड होते हैं हमारे साइकोलॉजी के लिए उनको सिलेक्ट किया। ठीक है, इसलिए इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन अंतर्निरीक्षण विधि को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया और इसकी बजाय केस स्टडी, सर्वे मेथड इन सब का यूज किया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, द कंटेंट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इंक्लूड्स, जो शैक्षिक मनोविज्ञान है उसकी विषय वस्तु में शामिल है, जो चीज इंक्लूड है वो हमें यहाँ पर बतानी है। ऑप्शन देखिए, स्पेशल आइटम्स कंसर्निंग टीचिंग एंड लर्निंग, जो शिक्षण व अधिगम से संबंधित विशेष छटाएं होती हैं उनको शामिल किया जाता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए में देखिए हमारा कहा है कि शिक्षण व अधिगम से संबंधित विशेष छटाएं
केवल स्पेशल चीजों के बारे में यहाँ पर बताया गया, तो ऑप्शन ए हमारी यहाँ पर कट जाएगी, क्योंकि हमारी एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में यहाँ पर पूछा गया कि इसमें क्या क्या शामिल है। तो फ्रेंड्स, शिक्षण और अधिगम, और इसमें भी विशेष बोल दिया गया है, स्पेशल बोल दिया गया है, स्पेशल आइटम्स को, सिलेक्टेड आइटम्स को इसमें शामिल किया गया है। तो ये हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारी बिल्कुल बाहर हो जाएगी। ऑप्शन बी देखिए, वाइड रेंजिंग आइटम्स कंसर्निंग ह्यूमन मोटिवेशन एंड लर्निंग, ये हो सकती है। ठीक है, मानव अभिप्रेरणा और अधिगम से संबंधित जो विस्तृत प्राक छटाई हैं उनको एजुकेशनल साइकोलॉजी में शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी। ओके, हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो शैक्षिक मनोविज्ञान की विषय वस्तु में मानव अभिप्रेरणा और अधिगम से संबंधित जो विस्तृत प्राक छटाई हैं उनको इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, जो ह्यूमन मोटिवेशन और लर्निंग से जो रिलेटेड हैं उनको वाइड रेंजिंग में, ठीक है, उनको विस्तृत रूप में इसमें शामिल किया जाता है। ऑप्शन बी हमारी बिल्कुल सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, एजुकेशनल साइकोलॉजी शुड प्रोवाइड प्रोस्पेक्टिव टीचर्स विद, संभावित शिक्षकों के लिए मनोविज्ञान मदद करता है, क्या हेल्प करता है वो हमें बताना है। जो हमारे संभावित शिक्षक है उनके लिए मनोविज्ञान के द्वारा कौन सी मदद की जाती है, आइए ऑप्शंस देख लेते हैं। इंसाइट इनटू द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, ऑप्शन ए है हमारी आधुनिक शिक्षा के अनेकों पहलुओं के लिए अंतर्दृष्टि। ठीक है, इंसाइट विजन के बारे में बात की गई है। ऑप्शन बी है हमारी प्रिंसिपल्स, इंसाइट एंड एटीट्यूड्स एज पॉइंट्स ऑफ डिपार्चर फॉर इफेक्टिव टीचिंग। ऑप्शन बी है प्रभावात्मक शिक्षण के सिद्धांत, अंतर्दृष्टि और अभिवृत्ति से दूर करना। तो फ्रेंड्स देखिए, ये तो बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एजुकेशनल साइकोलॉजी की हेल्प के बारे में बताया गया है कि वो संभावित शिक्षकों की किस प्रकार से मदद करती है। तो ये तो हर प्रकार की अभिवृत्ति से दूर कर रही है, तो ऑप्शन बी हमारी वैसे ही कट जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारी राइट आंसर बन रहा है फ्रेंड, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक अंतर्दृष्टि, इंसाइट की बात की गई है, एक विजन की बात की गई है, जो कि वेरियस एस्पेक्ट्स में, अनेकों पहलुओं में जो मॉडर्न एजुकेशन है उसके हमारी मदद करना। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आधुनिक शिक्षा के अनेकों पहलुओं के लिए अंतर्दृष्टि को विकसित करना, इसका डेवलप करना। ठीक है, इसमें हमारी एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प करती है। किसकी हेल्प करती है, जो भी संभावित शिक्षक हैं, प्रोस्पेक्टिव टीचर्स हैं, उनके लिए स्पेशल ये मनोविज्ञान इस विषय में हेल्प करता है। तो ऑप्शन ए हमारी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी। आधुनिक शिक्षा के अनेकों पहलुओं के लिए अंतर्दृष्टि, इंसाइट इनटू द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। ओके फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट में हम इतने ही क्वेश्चंस करते हैं। आई होप वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी और आपके लिए बेनिफिशियल भी रही होगी। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। फ्रेंड्स, अब आप लोगों का सीटेट का एग्जाम बहुत ही नजदीक आ गया है, बस आपका कुल मिलाकर 1 महीना ही रहता है। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही स्ट्रॉन्गली कीजिएगा, इफेक्टिवली कीजिएगा, कंटिन्यूअसली कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम भी आप लोगों के लिए कंटिन्यूअसली क्लासेस लेकर आएंगे ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर सके। फ्रेंड्स, हम कोशिश करेंगे कि आपका सारा सिलेबस हम अच्छे से कवर कर ले। जो भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन सब की प्रैक्टिस हम अच्छे से कर पाएंगे, उनको डिस्कस करते हुए, और इस बार का सीटेट एग्जाम आप इजीली क्रैक कर सको। ओके फ्रेंड्स, गुड लक टू ऑल ऑफ यू। आप लोग हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको वहां पर भी अवेलेबल हो जाएगी। फ्रेंड्स, आप लोग नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।